करने। मैं तो पूरा मेंस में 25 सोच किया था और मैंने 25 किए। ऐसा तो है नहीं कि तुम बिना रिस्क के इस एग्जाम को निकाल, मुझे पता था ये कोई याद नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करता था, एक तो याद करता नहीं था, दूसरी बात बिना याद करे भी मैं इनको कॉन्फिडेंट रहता था। ये मैजिक डायरी को डेली पढ़ पढ़ के, और असली में ये मैजिक क्रिएट करेगी लास्ट में एग्जाम्स में। तो उस टाइम पे मेरा रूल होता था कि खाना खाने जाने से पहले वाज माय डाइट, ये चैप्टर है एनिमल किंगडम का। और घर बनाने के लिए मैं आपको 2 मेथड्स देता हूँ। बट चलो 100 नहीं तो तुम्हारी 101 रैंक आ जाएगी, 200 रैंक आ जाएगी। अब अगर तुम ऐसे रिविजन करोगे तो बताओ तुम क्या चीज भूल जाओगे। पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मैं हूं मयंक और मैंने सीजीएल 2025 में 940 रैंक अचीव की है और मुझे एएसओ सीएसएस की पोस्ट अलॉट हुई है। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस सेगमेंट में हम जीएस के सब्जेक्ट्स की वेटेज के बारे में जानने वाले हैं। तो हम समझते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितना ज्यादा पूछा जाता है, ताकि हम उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। तो सबसे पहले हम जीएस को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, सोशल साइंस, साइंस और स्टैटिक जीके। सोशल साइंस को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। अब ये मैंने क्यों इस तरीके से डिवाइड किया, इसका रीजन है क्योंकि देखो, सबसे पहले मैंने बोला पॉलिटी, रीजन भी पॉलिटी का सिलेबस बहुत ही कम है और पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सेकंड, इकोनॉमिक्स सिलेबस कम है और अब रिसेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री सिलेबस ठीक ठाक है, बड़ा सिलेबस है, बट क्वेश्चन भी अच्छे पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चंस काफी कम पूछे जाते हैं। तो ये ऑर्डर है कि किस तरीके से इन चारों सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस है। सेकंड पे हम बात करते हैं साइंस के बारे में, जहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। यहाँ पे बायो में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री में उससे थोड़े कम और फिजिक्स में बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि रिसेंट में क्या हुआ है कि एसएससी के एग्जामिनेशन में बहुत ही कम साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो वेटेज बहुत ही कम हो गया है। जैसे इस बार मेरे जो मेरा हमारा जो मेंस का पेपर था उसमें साइंस का 1-2 क्वेश्चन लिखा। मेरे जो मेरी प्री की शिफ्ट थी उसमें भी सिर्फ फिजिक्स का एक क्वेश्चन था। प्री में एक न्यूमेरिकल था, बस उसके अलावा कोई नहीं था। बाकी शिफ्ट्स में भी कम ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साइंस का वेटेज काफी ज्यादा गिर रहा है, तो आपको उस हिसाब से अपना टाइम को डेडिकेट करना है क्वेश्चंस की तरफ। थर्ड आता है इसमें स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके देखो ऐसा पोर्शन है, ये याद करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा बोरिंग चीज है ये, और मुझसे तो याद होती नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैंने तो बहुत 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 ज्यादा लिमिटेड पढ़ा था, उसमें गिने चुने टॉपिक्स पढ़े थे। इसमें काफी टॉपिक्स हमें स्किप करने होते हैं क्योंकि ये याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप देख सकते हैं ऑल्दो इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं लेकिन याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो हम फिर भी इसमें लिमिटेड चीजें याद करते हैं और उन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो ये सेगमेंट जो मैंने आपको पूरा समझाया, ये इसलिए समझाया कि अगर आप रिविजन करते हैं, फिर जब भी आप तैयारी करते हैं, तो आपको इस तरीके से टाइम देना है, ठीक है ना। आपको तीनों सब्जेक्ट्स का जो जीएस के सब्जेक्ट को मैंने बाइफरकेट करा है और जिस तरीके से मैंने समझाया कि किसकी कितनी वेटेज है, जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको मैक्सिमम रिविजन किसका देना है, सोशल साइंस में पॉलिटी का देना है, सेकंड पे आपको देना है इकोनॉमी का, थर्ड पे आपको हिस्ट्री का, फोर्थ पे आपको ज्योग्राफी। ये इसी ऑर्डर में बताए गए हैं ताकि आप जब रिविजन करें तो पॉलिटी में अगर ज्यादा रिविजन करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ज्योग्राफी का ज्यादा रिविजन कर रहे हैं और पॉलिटी का कम कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा परफेक्शन की तरफ जाते हैं उसमें। हम सोचते हैं कि हम उस चीज को परफेक्टली करें, और ये हमेशा से इंसान का नेचर रहा है। तो हमारा क्या होता है, ये इसी चीज को हम स्टडीज में फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम जीएस के प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वी ऑलवेज थिंक यार हमें एक ऐसा कोर्स ले लेना है, बड़ा सा कोर्स लेना है जिसमें हर चीज कवर्ड हो, ताकि हमारा अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। या फिर हम कोई बुक देख लेते हैं, कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमारा अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को हमें कवर करने में मदद करे। लेकिन ये असली में बहुत ही ज्यादा गलत अप्रोच है। मैं बताता हूँ क्यों गलत अप्रोच है। सपोज कीजिए आपको एक घर बनाना है, ठीक है, और घर बनाने के लिए मैं आपको 2 मेथड्स देता हूँ। फर्स्ट मेथड में आपको घर बनाना है ब्रिक्स के साथ, खाली और खाली ब्रिक्स, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। और सेकंड मेथड्स में आप पहले पिलर डेवलप करेंगे घर के लिए और उसके बाद आप ब्रिक्स यूज करेंगे। तो आप कौन सा मेथड चुने? देखिए, अब मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स या फिर ऑलमोस्ट ऑल सेकंड मेथड को प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो पिलर से घर बना हुआ बहुत ही स्ट्रांग बना होगा और वो नहीं टूटेगा। लेकिन फर्स्ट जिस मेथड से घर बनाया गया है वो आसानी से टूट जाएगा। अब फर्स्ट मेथड आप सबने गलत तो बताया है, लेकिन आप सब पढ़ाई में फर्स्ट मेथड ही यूज करते हैं। बताता हूं कैसे। देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं तो जैसे आप कोर्स के थ्रू पढ़ाई करते हो तो उसमें एक पेज, अगर मैं कोर्स किया लेक्चर का एक पेज लूं तो उसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। उसमें हर चीज है, बेसिक भी है, फैक्ट्स भी है, लेस इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है, दूसरे एग्जाम की इंफॉर्मेशन भी है, सारी इंफॉर्मेशन है।
आपका ब्रेन जब पढ़ता है तो आपका ब्रेन तो सारी चीजों को बराबर मान के पढ़ता है, ठीक है। ऐसे करके जब वो ज्योग्राफी के सपोज 200 पेज पढ़ेगा तो उसने तो सारी इंफॉर्मेशन को बराबर मान के पढ़ा था, ठीक है। तो अब एंड में क्या करेगा, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, भले ही वो बेसिक और बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, वो भी वो याद नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसने सारी इंफॉर्मेशन को इक्वली तोल के याद किया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम हैं, अपना जो फाउंडेशन है इस तरीके से हमारा वीक हो जाता है कोर्स के थ्रू जब हम तैयारी करते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम अगले सेगमेंट में ठीक करेंगे, जहां पे हम टेलर्ड अप्रोच के बारे में बात करेंगे, जहां पे मैं छोटी सी हिंट दे देता हूं कि वहां पे हम बहुत ही छोटा सोर्स लेंगे, ठीक है ना। और उसे जब मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, वो हमारी नॉलेज क्या हो जाएगी, कंसोलिडेट कर जाएगी, और उसे ही मैं बोल रहा हूँ पिलर। अब वक्त है अपनी पुरानी गलती को सुधारने का और रूम बाय रूम अप्रोच से पिलर अप्रोच पे शिफ्ट होने का। क्या है पिलर अप्रोच, इसमें हम देखो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, पिलर अप्रोच में मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ, ये क्या है। हमें इसमें रेफर करना है शॉर्टेस्ट येट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, शॉर्टेस्ट येट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स, ठीक है। कोई ऐसा सोर्स जो हो बहुत छोटा लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कवर्ड हो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और उसमें बेसिक्स कवर्ड हो। जैसे अगर मैं मार्केट में अवेलेबल जितने भी कोर्सेज हैं, अगर उसमें एक एग्जांपल दूं, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे टीचर्स का होंगे, लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो वो है परमार सर का FRB सीटीज। बहुत छोटा है और हर चीज उसमें कवर्ड है, हर चीज, सारी इंपॉर्टेंट चीजें। दो मैं ये कहूंगा कि जो कम इंपॉर्टेंट चीजें वो कवर्ड नहीं है, वो हमें इतना ज्यादा फोकस पे नहीं करना उस पर, लेकिन जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें कवर्ड है, ठीक है। देखो, इस छोटे सोर्स को कवर करने से फायदा क्या होगा, इस छोटे सोर्स को कवर करने से ये फायदा होगा, हम उसके मैक्सिमम रिविजन्स मार पाएंगे। और हमारा इस एग्जाम में यही फोकस रहता है कि हमें मैक्सिमम रिविजन्स करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, माइंड मैप्स हैं, एक एक पेज के माइंड मैप्स हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, हम उस माइंड मैप को इतनी बार देख लेंगे, इतनी बार देख लेंगे कि वो हमारे माइंड का, ये मानो हमारा सेकंड नेचर बन जाएगा, हमें बहुत अच्छे से हर एक चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारे कोई भी बेसिक क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ से आ जाएंगी। तो ये हमारा इसमें बेनिफिट रहेगा। इस तरीके से जो मैंने पिलर अप्रोच क्यों कहा है इसे, क्योंकि इस तरीके से हमारी लर्निंग का फाउंडेशन बनेगा। हमारा जो सपोज हमें घर बनाना है तो उसके पिलर्स तैयार हो जाएंगे, सारे के सारे पिलर्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही स्ट्रांग नॉलेज होगी, क्योंकि सोर्स बहुत ही छोटा है। तो ये चीज हमें मदद करेंगी हमारी लर्निंग को जो है कंसोलिडेट करने में और अच्छे से हमारी नॉलेज को ब्रेन में इंग्रेन करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, कुछ बच्चों को इससे प्रॉब्लम होगी, और किन बच्चों को होगी, स्पेसिफिकली जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी जीएस को हाथ नहीं लगाया। अब वो कहेंगे भाई हम कैसे सीधे FRB पे जा सकते हैं। ये तो जेन्युइन डाउट है, क्योंकि वो सीधे FRB पे जाएंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। सपोज वो पॉलिटी में जाएंगे, उन्हें ये नहीं समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सपोज उन्हें यही ना पता हो कि पार्लियामेंट क्या होता है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो सीधे इस पे जंप नहीं कर सकते। तो उन्हें क्या करना है, कोर्स करो आप, जो भी कोर्स है आपको लगता है जिसमें कि डिटेल में समझाया गया हुआ, आप उसे सिर्फ एक बार देखो, या फिर मैक्स टू मैक्स आप उसे 2 बार देखो। उसके नोट्स मत बनाओ, उसकी जो थ्योरी है उसे रेफर मत करो, उन दोनों चीजों का आप मत रेफर करो। आप वो चीज समझो, कोर्स का लेक्चर आपने किया, आप अब क्या करो, अपने ब्रेन में एक्टिव रिकॉल करो, ठीक है। ब्रेन में एक्टिव रिकॉल करो, आप सोचो उसके बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है, और हर एक कॉन्सेप्ट को आप क्या करो, समझ लो, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपने पूरा वो जो लेक्चर समझ ले, अब आप क्या करो, जो FRB है उसका माइंड मैप खोलो, ठीक है। अब आप उसे पढ़ो, अब आपको हर चीज समझ में आ जाए, ठीक है। और साथ के साथ अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट था, सपोज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहले मतलब नहीं पता था, लेकिन अब पता लग गया, तो आप उसमें साइड में लिख लो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, शॉर्ट में लिख लो ये होती है। तो अब आपने लेक्चर तो किया कोर्स से, लेकिन रिविजन आप किससे, लेक्चर की जो थ्योरी आप किससे करोगे, FRB का वो जो माइंड मैप है उससे करोगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे आप इस तरीके से पूरा माइंड मैप पे शिफ्ट हो जाओगे। एक एक लेक्चर जब भी जैसे भी आपको समझ में आ जाए, एक लेक्चर में या फिर 2 लेक्चर में, आप उसे करने के बाद सीधा शिफ्ट हो जाइए, आप माइंड मैप्स के नोट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, वरना उन नोट्स को तो पढ़ने में इतने बड़े नोट्स आते हैं, वो मतलब बहुत बड़े नोट्स हैं, आप याद करने में ही थक जाओगे जो कोर्स के नोट्स रहेंगे। तो आप सीधा माइंड मैप्स के नोट्स पे आओ, लेक्चर से करो लेकिन माइंड मैप्स के नोट्स से करो, तो ऐसा आपको मदद मिलेगी। अब इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मैजिक डायरी अप्रोच के बारे में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं। इसमें देखो होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी भूल जाता है। तो अब हम उसी चीज को यहाँ पे ठीक करने वाले हैं। देखो,
हम यहाँ पे एक डायरी बनाएंगे। अब डायरी में एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वो अगर नहीं की तो डायरी बेकार है, ठीक है। जैसे मैं अपनी डायरी दिखा देता हूँ, ये मेरी डायरी है, दिस वॉज माई डायरी, ठीक है, ये मेरी डायरी थी। अब मैं बताता हूँ ये डायरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने, देखो हम इंपॉर्टेंट चीज तो लिखेंगे, लेकिन हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है जब हम इंपॉर्टेंट चीज लिखने जाते हैं तो हमें हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है। हम हर चीज लिख देंगे इस डायरी में और डायरी ये बेकार हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी ये डायरी अगर तुमने इसमें हर चीज लिख दी। कोई भी चैप्टर उठाओ, उसका सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको उठानी है और जो आपको याद नहीं हो रही है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे बायो में हम पढ़ते हैं, एक चैप्टर होता है, एनिमल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, उसमें मैक्सिमम टाइम्स क्या पूछा जाता है, पॉरीफेरा, इन सब के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, इन सब के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ वही लिखने हैं, आपको हर एक चीज नहीं लिखनी, नहीं कि आप उसमें हर चीज आपने लिख के डायरी का ही मतलब खराब कर दिया। तो मैंने एक पेज में वो सारी चीज लिख रखी थी सिर्फ, और इससे मेरा सारा चैप्टर कवर हो जाता था। देखो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। और आगे बताता हूँ कि इस डायरी को आपको पढ़ना कैसे है। देखो मैं अगर आपको अपनी डायरी खोल के दिखाऊं तो इसमें देखो, ये फर्स्ट पेज है इस डायरी का, फर्स्ट पेज है ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। इसमें सारा फिजिक्स का एक चैप्टर है, इमेजेस वाला, वो वाला कवर्ड है सारा चैप्टर। सेकंड पेज पे देखो जो मैं बात कर रहा था एनिमल किंगडम की, ये देखो इसमें दिख नहीं रहा यार, चलो मैं वैसे दिखा दूंगा बाद में, लेकिन यहाँ पे ये है एनिमल किंगडम, ये चैप्टर है एनिमल किंगडम का। इसमें मैंने पूरा का पूरा एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपको ऐसे फैक्ट्स लिखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। हर चीज लिखोगे तो डायरी का मतलब खराब है, ठीक है। तो वो चीज आप इसमें लिख लोगे। अब मेन चीज, इस डायरी को पढ़ना कैसे, देखो मैं जब लाइब्रेरी जाता था, मैं 8 बजे जाता था टॉक्स लाइब्रेरी, तो मेरा रूल होता था जैसे ही लाइब्रेरी पहुंचता था मैं 15 मिनट के लिए इस डायरी को पढ़ता था। 15 मिनट भी नहीं, आप मुश्किल से 10-15 मिनट देख लो, जितना भी आपको मन करे देख लो, ठीक है। फिर मैं दोपहर दोपहर को खाने आता था, 1-2 बजे खाना खाने आता था घर पे। तो उस टाइम पे मेरा रूल होता था कि खाना खाने जाने से पहले मैं क्या करता था, वहां से लाइब्रेरी से इसे पढ़ के निकलता था 10-15 मिनट। फिर मैं क्या करता था, जब घर से दोबारा लाइब्रेरी जाता था, फिर मैं इसे जाने के बाद, जैसे मैं लाइब्रेरी पहुंचने के बाद फिर इसे 10-15 मिनट पढ़ता था। और जब मैं फिर शाम को लाइब्रेरी से निकलता था सपोज 8 बजे, तो फिर मैं निकलने से पहले इसे 10-15 मिनट पढ़ता था। अब अगर तुम ऐसे रिविजन करोगे तो बताओ तुम क्या चीज भूल जाओगे, तुम्हें हर चीज याद रहेगी, हर चीज, एक एक चीज तुम्हें याद हो जाएगी। और जब एग्जाम आएगा सब बच्चे डर रहे होंगे यार कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे बेसिक्स तुमने एफआरबी के थ्रू पिलर अप्रोच से कवर कर लिए, और जो तुम्हें फैक्ट्स थे वो तुमने यहां से कवर कर लिए मैजिक डायरी को डेली पढ़ पढ़ के। और असली में ये मैजिक क्रिएट करेगी लास्ट में एग्जाम्स में, जब सब बच्चे तो पैनिक कर रहे होंगे और तुमने बस से 15 मिनट जाने से पहले इस तरीके से तो तुमने पूरा प्रिपेयर कर लिया है, इस तरीके से तुम्हें सब कुछ याद होगा अच्छे तरीके से। तो ये तुम्हें इसमें करना है, बिलीव मी बहुत अच्छे से तुम्हें हर एक चीज याद हो जाएगी। ये डायरी तो तुम्हें तुम्हारी नहीं है जीएस में यही पार लगाएगी। तो ये चीज आपको फैक्ट्स को याद करने के लिए बहुत 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 ज्यादा मदद करेगी। लेकिन वही चीज जो मैंने शुरू में बताई थी वो ध्यान रखना कि हर एक चीज इसमें नहीं लिखनी है। जिस दिन तुम इसमें एक्स्ट्रा लिखने लग गए उस दिन ये डायरी खराब है। और इसलिए मैंने कहा डायरी देखो मैंने कितनी छोटी बनाई, हो सके तो इससे भी छोटी बना लो, लेकिन अगर बड़ी डायरी बनाओगे, बड़े बड़े रजिस्टर ले लोगे, तो उसमें ध्यान रखना वो बेकार ही होंगे, क्योंकि रजिस्टर में तो तुम हर चीज लिखोगे, तो रजिस्टर वगैरह मत लेना, डायरी लेना, ताकि अब अलग से दिखनी चाहिए ना, ब्रेन को पता होना चाहिए यार ये किस लिए है, ये छोटी चीज मैंने इसलिए ली है ताकि मैं इसमें कम लिखूं। तो वही चीज आपको इसमें करनी है। तो ये है मैजिक डायरी अप्रोच, ऐसे आपको बहुत ही आसानी से चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि डेली याद करोगे तो एंड में क्या होगा, आपको हर चीज अच्छे से याद होगी, ठीक है। देखो सीजीएल इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, सबको पता है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में हमें क्या करना है, हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, कैसे करते हैं, उनका रिटेंशन रेट क्या है, वो कैसे पढ़ते हैं, हमें वो सब चीजें भी पता होनी चाहिए, तभी तो हम उनसे अच्छे से compete कर पाएंगे। तो देखो जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ो, जैसे जैसे कि हम पढ़ते हैं, हाँ जैसे डांस फॉर्म्स वगैरह स्टैटिक जीके में टॉपिक्स आते हैं, मैं बताता हूँ कि हम कैसे और अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखो जब भी हम डांस फॉर्म्स पढ़ते हैं, और आजकल बहुत ज्यादा डिटेल में भी वो पूछने लगा है डांस में भी। अगर आप देखो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा डिटेल, ये डांस के पहले तो डांस रटने या मुश्किल होता है, उसके बाद डांस के अंदर के डिटेल्स भी हमें याद करने होते हैं। तो देखो ये चीज जब भी याद करो ना, सोचो कि जो तुम्हारे कंपेटेटर हैं, क्या वो ये याद कर पाएंगे, आपको ये सोचना है क्या वो याद कर पाएंगे। जैसे मैं क्या करता था, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब पढ़नी होती थी, तो मैं सोचता था यार कौन इसे याद कर पाएगा, तो मुझे लगता था कोई भी याद नहीं कर पाएगा। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, डेट्स हैं, हर एक डेट, और कम से कम 200 डेट है।
अब मुझे पता था ये कोई याद नहीं कर पाएगा, तो मैं क्या करता था, एक तो याद करता नहीं था, दूसरी बात बिना याद करे ही मैं इनको कॉन्फिडेंट रहता था कि मैं इसमें इनमें पक्का अच्छा करके आऊंगा, उससे भी जिसने पढ़ रखा है उससे भी अच्छा करके आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था, देखो स्टैटिक जीके में पहले तो ये जो टॉपिक्स होते हैं इनके आने के कम चांस होते हैं, बहुत 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 कम चांस है। दूसरा, अगर ये आ भी गया तो वो जो बच्चा है जिसने डेट्स और हर चीज याद कर रखी है, डांस भी बहुत डिटेल में कर रखा है, और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर चीज उसने बहुत डिटेल में जिसने कर रखी है, वो ले लेगा ईगो पे, यार मैंने तो इतना पढ़ रखा है, मुझे तो क्वेश्चन करना है अटेम्प्ट। और यूजुअली क्या होता है, जो ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना उसमें बहुत क्लोज ऑप्शन रखे जाते हैं, तो वो क्या करेगा, ईगो पे लेगा, क्वेश्चन करेगा, और देर इज अ वेरी हाई चांस कि वो क्वेश्चन गलत करे, तो गलत कर देगा, उसके आएंगे -1, मेरे आएंगे 0। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बिना पढ़े भी उसमें कॉन्फिडेंट रहता था। तो ऐसे आप भी इस तरीके से कर सकते हो, कॉम्पिटिटर्स को जानो यार, तुम्हारा कॉम्पिटिशन सही तो है। चलो, मैंने माना 100 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो अच्छे से याद कर भी लिए और एग्जाम में भी सही कर दिया, बट चलो 100 नहीं तो तुम्हारी 101 रैंक आ जाएगी, 200 रैंक आ जाएगी। असली में जो 4600 ग्रेड पे कब तक मिलता है, 5000 रैंक तक मिल जाता है अप्रॉक्स। तो यार अगर 100-200 बच्चे कोई चीज हैवी फैक्ट याद कर रहे हैं और उनमें टाइम लगा रहे हैं, उतना तुम उसे ना याद करके स्ट्रेटेजिक तुम अगर खेलो, तो कितना ज्यादा तुम अपना टाइम बचा सकते हो। और प्रोवाइडेड बात ये भी तो है कि वो क्वेश्चन आने के भी तो चांस बहुत कम है। पहली बात तो उससे क्वेश्चन आए 8-9 टॉपिक में से, ऐसा नहीं जो 8-9 टॉपिक सपोज वेस्ट हैं, ये जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेट्स और भी होंगे 5-6, ये पहले बात तो ऐसा नहीं है कि इनसे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, इनसे पक्का एक ही क्वेश्चन आएगा मैक्स टू मैक्स। तो हमारा तो फायदा ही है, अगर हम याद नहीं कर रहे, आएगा तो वो गलत कर रहा है और हमारा यहाँ पे फायदा होगा। तो इस तरीके से आपको हर सेगमेंट में अपने कॉम्पिटेटर के बारे में ध्यान रखना है, कौन सी चीज वो याद कर सकता है, कौन सी चीज नहीं याद कर सकता। जो तुम्हें लगता है भाई कोई याद नहीं कर सकता, या फिर जो बिल्कुल ही तेज दिमाग का है वही याद कर सकता है, तो तुम छोड़ दो उसे, उसे याद मत करो। वो मैं क्या करता था, उसमें काट देता था, उसी में क्रॉस लगा देता था बुक में, ताकि मुझे दोबारा देखने भी ना पड़े, मैं क्रॉस लगा देता था। इसका मतलब ये नहीं है, अगर देखो हमें आगे टाइम मिल जाता है तो कोई बात ही नहीं, हम उसे याद कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो अच्छा नहीं है कि हम उसे याद ही ना करें। क्यों हम इतना, और मैं बता रहा हूँ, अगर आप इन्हें याद करने जाओगे ना, याद करते रहो, फिर भी देख लेना याद नहीं होने की, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। तुम कर लेना, अगर जिस बच्चे को लगता है ना कि यार ये अप्रोच गलत, तुम कर लेना है, मैं कह रहा हूँ तुम याद कर लो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, तुम एग्जाम के दिन आके कहोगे कि यार याद करने में कुछ फायदा नहीं, क्योंकि तुम पक्का भूलोगे उसे, पक्का गारंटी। तो इससे पहले तो पहले ही अपना टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे ही तो बच्चे टाइम वेस्ट करके साल लगा देते हैं, 5-5 साल 6-6 साल तैयारी करते हैं। इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि जब हमने पिलर्स तो अपने डेवलप कर लिए हैं, अपना जो पढ़ाई है उसका बेसिकली एक ढांचा तैयार कर लिया और हमारे पास अच्छी खासी नॉलेज है, तो अब हम जाएंगे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स के ऊपर और मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के ऊपर हमें जाना है, हमें किस चीज पर फोकस करना है। इसी को मैंने कहा है लेइंग द ब्रिक्स, कि हम अब पिलर तो हमारे पास नॉलेज का बन चुका है, अब हम ब्रिक्स ले करेंगे, मतलब घर को कंप्लीट करेंगे, रूम्स बनाएंगे। तो इसी चीज को मैंने ये कहा है। तो अब हमारा फोकस रहेगा कि हम जो जितना भी हमने बेसिक नॉलेज लिया है उसे हम एग्जाम में यूटिलाइज कर पाए। तो देखो, मैं जब भी एग्जाम देता था तो मेंस में भी मेरा फोकस था कि मैं सारे क्वेश्चन करूँ। जैसे इंग्लैंड एक टीम है क्रिकेट में, तो वो क्या करती है, वो बेसबॉल स्ट्रेटेजी से चलती है। तो वही मेरा फोकस था कि वो क्या करते हैं, बहुत ही तेज खेलते हैं। ऐसे ही अगर आप क्रिकेट में देखोगे, वैभव सूर्यवंशी अभी जो प्लेयर है, यशस्वी जायसवाल, बहुत ही तेज खेलते हैं। तो यही मेरा था कि मुझे भी रिस्क लेते हैं, तो ठीक है, तो इसमें रिस्क टेकिंग होता है, लेकिन इसके डिविडेंड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर तुम्हारा जो है तुमने रिस्क लिया तो डिविडेंड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, फायदा बहुत होता है। तो इसलिए आपको भी रिस्क लेना है। देखो, ऐसा तो है नहीं कि तुम बिना रिस्क के इस एग्जाम को निकाल लोगे, लक एक इसमें इनहेरेंट एक फैक्टर है। ठीक है, तो हमेशा फोकस करना है कि तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। मैं तो पूरे मेंस में 25 सोच किया था और मैंने 25 किए थे, प्री में भी मैं 25 सोच किया था, पर वहां पे कुछ ज्यादा ही उल्टे सीधे क्वेश्चन आ गए, तो वो फिर मुझे शायद छोड़ने पड़ गए। शायद मैंने 23 या 22 करे थे प्री में। लेकिन हमेशा यहाँ से टारगेट बना के जाओ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस। वहां पे अगर सिचुएशन को देखते हुए अगर कुछ ज्यादा ही दिक्कत वाले क्वेश्चन आ गए तो वहां पे छोड़ना है। बाकी बेसिक क्वेश्चन तो वहां पे भी आपको किसी ना किसी ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर किसी ना किसी तरीके से करना है। 10-15 क्वेश्चन करके, सपोज 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते थे, आप नहीं सोच सकते कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि देर इज अ हाई चांस 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और आप लिस्ट से आउट हो जाओगे। तो हमेशा रिस्क लो। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे डेवलप होंगी, मॉक्स से डेवलप होंगी, मॉक्स दो। ठीक है, जब मॉक्स दोगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार कैसे कैसे ऑप्शन एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, अगली वीडियो में ऑप्शन एलिमिनेशन के बारे में बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी परमार सर ने निट्टो सीरीज करा रखी है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं कि कैसे जो आपने बेस बनाया था पहले,
जो कि आप अपने एफआरबी, सपोज आपने एफआरबी यूज किया बेस बनाने के लिए, तो जो आपने छोटा सा सोर्स यूज किया था, कंसोलिडेट किया था, उस बेस की आगे अब देखना यहाँ पे कैसे मदद मिलेगी आपको एग्जाम के पास आने पे। तो देखो, जो आपने सोर्स वो जो तैयार किया था, अब जब एग्जाम के पास आएंगे आप, तो डिफरेंट टीचर्स जो है वो अपने वन शॉट्स निकालेंगे। तो अब जब आप उन वन शॉट्स को पढ़ेंगे, तो अब आप क्या करना, वन शॉट्स को पढ़ना। तो अब जब आप उन वन शॉट्स को पढ़ेंगे, तो वो एक इस तरीके का काम करेगा, वाटरिंग द पिलर्स का मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप पिलर को वाटर कर रहे हो, और वो उससे क्या होगा, उस पिलर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये वन शॉट्स जो हैं एडिशनली आपके जो आपने एफआरबी करी हुई है उन्हें और स्ट्रांग करेंगे, कंसेप्ट्स को स्ट्रांग करेंगे। अब मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला हूँ। हाँ, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला हूँ कि आगे क्या होने वाला है। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होने वाला है आगे। मैंने तो तुम्हें गिने-चुने 2-3 सोर्स से बेस बनाने को कहा है मैंने तो तुम्हें, लेकिन तुम ऐसा नहीं करने वाले। तुम्हारे साथ मैं बताता हूँ क्या होगा। आगे क्या होगा, धीरे-धीरे बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे सीजीएल अगर तुम्हारा मेन फ़ोकस है, बट उसके साथ क्या होता है, सीजीएल अकेले थोड़ी एग्ज़ाम होता है, सीएचएसएल होगा, सीपीओ होगा, एमटीएस होगा, स्टेनो एग्ज़ाम है, और सिलेक्शन पोस्ट है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। अब ये सारे एग्ज़ाम्स होंगे तो इनके क्वेश्चंस भी आएँगे, इनके पीडीएफ्स आएँगे, और टीचर्स सबके क्वेश्चंस कराएँगे, और टीचर्स स्पेसिफिकली ज़ोर देंगे कि यार ये क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और करंट टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स, ये टॉपिक्स, वो टॉपिक्स आते रहेंगे। इनफैक्ट जब प्री का सपोज़ एग्ज़ाम होगा ना, जब जैसे मेरा एग्ज़ाम लेट था इस बार, 25 सितंबर को था आई गेस। 25 सितंबर को था, एग्ज़ाम शुरू हो गए थे 13 सितंबर से, तो उनके भी क्वेश्चन्स आने शुरू हो जाते हैं। उनके क्वेश्चन्स आएँगे, वो अलग से तुम डेली उनके क्वेश्चन्स अलग करो, वो और टीचर बता देंगे ये क्वेश्चन आए हैं, और ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएँगी, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, वो अलग करने हैं। और ये तुम अलग इनमें अलग फँसे रहोगे, सीजीएल, सीएचएसएल वाले हॉट टॉपिक्स में। इस तरीके से तो ना तुम इधर के रहोगे, ना तुम उधर के रहोगे। तो पहले बता रहा हूँ, इन सब लूप इस लूप में मत फँसना। ये जो उल्टे-सीधे सोर्स, मतलब बहुत सारा सोर्स, मैं मना नहीं कर रहा हूँ देखो कि तुम्हें ये सारी नई चीज़ें नहीं करनी, पर जो बेस है उसे तो स्ट्रॉन्ग कर लो पहले। बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद तुम इन पे आ सकते हो। उसके बाद जैसे तुमने वहाँ बेस स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तो अगर सर परमार सर या फिर कोई भी टीचर कोई करंट टॉपिक की या फिर हॉट टॉपिक की, ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो निकालता है, तो कर लो उसे। वैसे वो इम्पोर्टेंट है, असली में इम्पोर्टेंट है, बट करनी है कब? लेकिन जब हमारा बेसिक्स पे अच्छे से कमांड है, तो उसे क्या करते हैं हम, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले हम उसे क्या कर सकते हैं, देख के जा सकते हैं। अब मैं कंट्रोवर्शियल चीज़ बोलने जा रहा हूँ, और वो ये है कि तुम्हें मॉक्स एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं। जीएस के ध्यान रखना, जीएस के तुम्हें मॉक्स एनालाइज़ नहीं करना है। क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। देखो, जीएस में वो उल्टे-सीधे क्वेश्चन डालते हैं। हमारे टाइम पे जैसे एक क्वेश्चन डाला था उन्होंने, समुद्रगुप्त के टाइम पे कॉइन्स आते थे, उसमें पता नहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि उसमें पता नहीं कौन-सा तीर के बारे में पूछ रखा था। तो ऐसे-ऐसे उल्टे और सीधे क्वेश्चन पूछते हैं वो, और तुम इनके नोट्स बनाते हो उल्टे-सीधे क्वेश्चन के। तो ये चीज़ नहीं करनी है तुम्हें। जो फालतू क्वेश्चन है वो तो देखने नहीं है बिल्कुल भी। जो, या फिर अगर ऑफ टॉपिक भी है कोई, सपोज़ तुमने कोई चीज़ पढ़ी है और उससे कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल क्लोज़ली कनेक्टेड नहीं है, तो भी छोड़ दो। जो टॉपिक तुमने पढ़ा हुआ है, उस पे तुम्हें उसके नोट्स तुम्हें बनाना है। अगर तुम वो चीज़ भूल गए तो वो ध्यान देना उस पे। जैसे सपोज़ तुमने मनी मल्टीप्लायर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर उसका कुछ क्वेश्चन आता है और वो तुमने गलत कर दिया, तो वो तो तुम अच्छे से याद रखो, ठीक है ना? और अपने नोट्स में ऐड कर लो कि यार ये मनी मल्टीप्लायर में ये चीज़ मैं भूल गया था, ये वाली चीज़ करो। लेकिन हर एक क्वेश्चन के कुछ बच्चे क्या करते हैं, 25 क्वेश्चन है, उसमें 25 क्वेश्चन के नोट्स बना देंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ मॉक्स के क्वेश्चन के जो नोट्स होते हैं वो खुलते नहीं है किसी के। क्योंकि तुम्हारा खुद का ही बेसिक सोर्स, और उसमें भी अलग-अलग तरीके के वो आते रहते हैं, कभी कोई सा टॉपिक आते रहेंगे, नए टॉपिक, हमें उन्हीं से वो टाइम नहीं मिलता, तुम ये तो जब करोगे। तो ये फालतू के क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत? क्योंकि देखो ये इसमें बनाता कौन है टेस्ट, देखो, जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट रहते हैं वो ज़्यादातर पढ़ाते हैं। टेस्ट कौन बनाता है? टेस्ट वो बनाते हैं जो ज़्यादातर प्री नहीं निकाल पाए, फिर मेंस में रह गए, तो वो उल्टे-सीधे क्वेश्चन डालेंगे। क्यों? क्योंकि मॉक्स में उन्हें किसके पैसे मिलेंगे? हार्ड क्वेश्चन बनाने के। तो वो उलूल-जुलूल क्वेश्चन डालेंगे, और तुम उन्हें करने बैठना, तुम अपना टाइम उसमें वेस्ट करना। तो ये सब चीज़ नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ़ मॉक्स में अपना ऑप्शन एलिमिनेशन लगाओ। उस पे फ़ोकस करो, ऑप्शन एलिमिनेशन पे जहाँ लग रहा है लगाओ, क्योंकि मॉक्स में ऐसा होता भी नहीं, ज़्यादातर वो ऑप्शन एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन देते भी नहीं है। बट आप जहाँ पे भी लगता है ऑप्शन एलिमिनेशन, वो चीज़ सीखो वहाँ से। ज़्यादा फ़ोकस मत करो मॉक्स के मार्क्स पे भी, ज़्यादा जीएस में फ़ोकस मत करो। बस बेस पे ध्यान रखो, अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखने हैं। बाकी मॉक्स में मुश्किल से तुम्हें 7-8 क्वेश्चन एनालिसिस के मिलेंगे, वो तुम कर लेना, बाकी तुम मत देखना कुछ भी। अब मैं बताता हूँ, देखो कुछ लोग क्या होते हैं ना, वो इम्पॉसिबल चीज़ करने जाते हैं, वो खतरों के खिलाड़ी बनते हैं। वो क्या करेंगे कि वो, मैंने देखा है जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं हमारी लाइब्रेरी में, वो
बेसिक तो उनका कंप्लीट नहीं, वो क्या करेंगे यार, वो तैयार करेंगे करंट अफेयर्स, उनके डेली के करंट अफेयर्स चल रहे हैं उनके, तो वो करंट अफेयर्स तैयारी की वो सोचते हैं करंट अफेयर्स तैयारी करें, जो बिल्कुल पागलपन है यार। तुम्हारा बेसिक तो कंप्लीट नहीं है और तुम करंट अफेयर्स करो। मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे यूपीएससी में हम तैयारी करते थे, तो उसमें विजन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसकी मंथली मैगजीन आती है। तो उसमें क्या होता है कि एक मैगजीन होती है, अप्रॉक्स 100 पेजेस की होती है, और उसमें 12 मंथली मैगजीन्स आती हैं। अब कितने हो गए, 1200 पेजेस हो गए। अब उसमें से भी आई थिंक 2025 या 24 में एक क्वेश्चन आया था, या फिर एक भी नहीं आया था। तो तुम देख लो यार करंट अफेयर्स कितना ज्यादा वास्ट है। वहां तो टाइम देना बेकार है, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार। डेली बेकार, मंथली बेकार, ईयरली साल के एंड में कंपाइलेशन आ जाएगी 50-60 पेज की, वो कर लो। मोर देन इनफ है वो करंट अफेयर्स के लिए, मोर देन इनफ। जिस तरीके से अब पूछा जा रहा है उस सिनेरियो को देखते हुए बता रहा हूँ, वो मोर देन इनफ है। ठीक है ना? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बताना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है। तो हम देखेंगे अगली वीडियो में, जो मेरे कुछ अगर पॉइंट्स छूट गए हैं तो मैं उन्हें डिस्कस कर लूंगा। नहीं तो अगली कुछ वीडियोस में हम बात करने वाले हैं मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में, जहां पे हम इसी तरीके से उन सब्जेक्ट्स को भी डिकोड करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम मिनिमम टाइम में उसमें मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, और कैसे ये जो एसएससी का सालों का लूप होल है, इसे हम तोड़ सकते हैं।